हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। प्री बीएड और प्री डीएलएड इसके एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। कब इसका एग्जाम होगा, कब से इसके एग्जाम के फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे और कब लास्ट डेट है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। कब एग्जाम होने वाला है ये सब आप जाके देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर, बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर आपको बताने वाला हूं, किस तरह से क्वेश्चन आए थे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। तो ये जो पेपर है, जो सेकेंड लास्ट ईयर का है, ये पेपर शायद 2018 का पेपर है ये। तो उस वर्ष 5 खंड में ये एग्जाम हुआ था। मतलब जो पेपर है 1 घंटे का होता है और उस 1 घंटे के पेपर में 30 अंक के सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब इसमें गणित और रीजनिंग थे। 20 अंक का इंडियन जीएस था और करंट अफेयर। 30 मार्क्स का शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। 10 अंक का हिंदी था, सामान्य हिंदी, और 10 अंक का सामान्य अंग्रेजी। टोटल 100 अंक का पेपर हुआ था। ठीक, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है, जो पेपर दिखने वाले हम लोग, वो है सामान्य ज्ञान। इस खंड में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कैसे एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आप भी देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए इसी खंड को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज बता दूं, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता इस पेपर में, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वर्ष का नोटिफिकेशन अपन देख लेंगे कि उसमें भी माइनस मार्किंग का ऑप्शन है या नहीं है, ये चेक कर लेंगे। ठीक, पहला प्रश्न, इसमें से पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या ना पूछ के एरिया पूछा होता, क्षेत्रफल के अनुसार, तब आ जाता राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगर अब पूछता कि सबसे छोटा राज्य कौन है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य बोलता तो गोवा जो है वो एरिया में सबसे छोटा राज्य है। गोवा एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसको भी याद रखना, ये पॉपुलेशन वाइज है और ये वाला एरिया वाइज है। यहां से इतना याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज स्कूल। इसको किसके रिकमेंडेशन पे स्टार्ट किया गया था, ये प्रश्न है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है मुदलियार कमीशन, जो कि 1952-53 में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल वॉज किसके अनुसार था, तो मुदलियार कमीशन। ये आपको याद रखना है। इस स्कीम को, मल्टीपर्पज स्कूल के स्कीम को अक्टूबर 1954 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके चेयरमैन या अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। तो इनके नाम में ही इस कमीशन का नाम हो गया मुदलियार कमीशन। ठीक है, ये याद रख लेना।
अब मल्टीपर्पज स्कूल का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज स्कूल का मतलब होता है ऐसा स्कूल जिसमें स्टडी होता है वेरियस सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्टडी करने का ऑप्शन होता है। जो कोई साइंस से स्टडी कर सकता है, कोई आर्ट से स्टडी कर सकता है, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज स्कूल। ये आइडिया मुदलियार कमीशन के द्वारा दिया गया था। इस आइडिया या इस स्कीम को अक्टूबर 1954 में लॉन्च किया गया था और इसके अध्यक्ष के नाम आप याद रख लेना, नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में जब संविधान बना, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, एक से लेकर 395 अनुच्छेद इस प्रकार हैं। और आज भी एक से लेकर 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ अनुच्छेद जोड़ा गया है, लगभग 100 अनुच्छेद जोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो अगर जनरली उनकी संख्या तो 395 की 395 ही रहा ना, बीच में डाला गया है। जैसे सपोज जैसे 15A, 15 यहां पर है, 15 के बाद और डाला गया 15A, 15B, इस तरह से इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन देखेंगे ना, तो इसको और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, सो एक बात को याद रखना, मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं, जब संविधान बना था तब की बात कर रहा हूं। एक से लेकर 395 अनुच्छेद थे और बीच में और ऐड हुए हैं। तो अभी मैंने नेट में जब चेक किया ना, तो मुझे 470 अनुच्छेद एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, बस ये याद रखिए। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है और किस वर्ष प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कौन से पार्ट हैं या कौन से कंपोनेंट हैं, प्राथमिक क्षेत्र के कौन से अंग हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि एवं पशुपालन, फॉरेस्ट्री भी आता है, फिशरी भी आता है और माइनिंग भी आता है। तो ये चारों इंडियन इकोनॉमी के प्राथमिक सेक्टर के अंग हैं। सो आप इसे याद रखिए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में ये सब आ गए। द्वितीय क्षेत्र में आता है फैक्ट्री में जो उत्पाद बनते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र में सर्विस एरिया आता है, सर्विस जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है, टेलीकम्युनिकेशन जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसमें सर्विस सेक्टर आता है। जितने सॉफ्टवेयर कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये आ जाता है तीसरे सेक्टर में। तो 3 सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों। मेघालय का पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये जो है ना 2018-19 के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रश्न है। तो इसका आंसर अभी अपने को करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग को जो इस वर्ष पढ़ना है वो 2020-21 का पढ़ना है। अगला प्रश्न है, 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उराव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है जात्रा भगत। आपको इनका नाम याद रखना है, जात्रा भगत उराव आंदोलन, जो कि 1915-16 जो ब्रिटिश भारत था उस समय जो आंदोलन हुआ था उराव आंदोलन, उसके ये नेता थे। तो इनके साथ एक नाम आपको और याद रखना है, जात्रा भगत एंड ताना भगत। ये 2 लीडर थे, ये 2 आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है अरावली। हिमालय भी कैसा पर्वत है? वलित पर्वत ही है, फोल्डेड माउंटेन। तो इसका आंसर है प्राचीन।
अगर एग्जाम में आता है कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत कौन है जो हिमालय से पहले भी था, हिमालय बाद में बना, अरावली पहले बना, तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। याद रखना, अरावली। अगला प्रश्न है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की थी? तो उन्होंने युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, इसको उन्होंने नेतृत्व प्रदान की थी। तो ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, वो 2018-19 का। अगला प्रश्न है, ईमेल की खोज निम्नलिखित में से किसने की? एक इन्वेंशन से प्रश्न आया है, तो इसका आंसर है रे टॉमलिंसन। इन्होंने ईमेल की खोज की थी। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2018 को मनाया गया था, इसका थीम क्या था? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 21 जून 2021, 21 जून 2021 का योग दिवस का थीम क्या था? यह प्रश्न इस साल बन सकता है, तो इसे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कौन से कॉन्फ्रेंस में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया का प्रारंभ हुआ था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, बैंडंग कॉन्फ्रेंस। इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर है लुनेज। कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं देखने से जो कि टफ है, बाकी क्वेश्चन आसान है। सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज टू, तो इसका आंसर है इंप्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट प्रश्न है, सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है? ऐसा पूछा जा रहा है कि सदन का मुखिया कौन होता है। सबसे पहले आप जानो, राज्य विधानसभा के सदन के मुखिया को हम लोग स्पीकर बोलते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के स्पीकर कौन है? छत्तीसगढ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है? मैंने इससे डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका आई बटन में, यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। उसके बाद है, राज्य विधानसभा के परिषद के सभापति को हम लोग, स्पीकर को हम लोग क्या बोलते हैं, या हेड को क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, राज्य विधानसभा के हेड को या मुखिया को हम स्पीकर कहते हैं, राज्य विधान परिषद के मुखिया को सभापति कहते हैं, लोकसभा के सभापति को भी हम स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा के मुखिया को हम सभापति कहते हैं। तो सारे ऑप्शन तो सही है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब सुमेलित है। महाभियोग द्वारा किसे पदच्युत किया जाता है? हु कैन बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट? अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन इंपीचमेंट के द्वारा रिमूव्ड किया जाता है उनके पद से? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, तो डेफिनेटली होता है। मुझे आर्टिकल बताइए, कौन से आर्टिकल से हम राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होता है इंडिया में? इंपीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग लगा के उनको उनके पद से बाहर किया जाता है, तो वो है आर्टिकल 61। ये एग्जाम में आता है, याद रख लेना, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी इंपीचमेंट के द्वारा बाहर किया जाता है, इसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी ये किया जाता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर को भी महाभियोग के द्वारा ही उनके पद से बाहर किया जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे सही है। अगला प्रश्न है, वेस्ट नाइल वायरस किसका वेक्टर कौन है, या किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो इसका आंसर है मस्कीटो, मच्छर। इस बार कोरोना वायरस से प्रश्न आ सकता है ना, याद रख लेना। कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीनेशन कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी बना रहा है, कितना परसेंटेज इंडिया में लग चुका है, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, ये सब देख लेना। इस साल यहां से प्रश्न बनने की संभावना है।
अगला प्रश्न है वर्ष 2001 से 2011 मतलब 10 की वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? तो 10 की वृद्धि भारत का तो 17.64% था वर्ष 2001 से 2011 के मध्य, ये 10 की वृद्धि था। ऑप्शन में तो ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये शायद विलोपित हुआ रहा होगा ये प्रश्न। ये आंसर याद रखना, 10 की वृद्धि अगर एग्जाम में आया, 10 की वृद्धि दर, तो याद रख लेना 17.64% है। अगला प्रश्न देख लो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं, ने एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में की? तो इसका आंसर है शिक्षा बिना बोझ के 1993। इस रिपोर्ट के रोशनी में एनसीएफ 2000 की समीक्षा पर इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपना आगे का प्रोग्राम तैयार किया। तो इसको भी आप याद रख लेना। तो आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन देखे जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये जितने क्वेश्चन आपने देखा ना, वो सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जहां भी आपको डाउट लग रहा होगा आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप उसे पूछ लेना।